some important information रिलेटेड टू डायगोनल मैट्रिक्स। किससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स से। यहां से 2-3 टाइप के क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अबाउट डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने आपको बताया है कि A बराबर ये इस तरह से A11, A22 और A33। इसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। ये डायगोनल एलिमेंट्स में कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे क्या होते हैं? 0। इसका लिखने का तरीका एक और होता है। कैसा होता है? A बराबर DIAG A11, A22, A33। 3x3 का है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए 2x2 का है तो कहां तक जाओगे? A11, A22। अगर n×n का है तो कहां तक जाओगे? A11, A22, A33 से लेके ANN। तो एक और अल्टरनेटिव तरीका होता है इसको डिनोट करने का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहां पे एक बात और आती है, कुछ क्वेश्चंस यहां से क्रिएट होते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहला, आप यहां पे सोचिए कि अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या निकल के आती है कि इसमें कम से कम कितने जीरो होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो होना चाहिए, है ना। अब धीरे धीरे हमको इस तरह से सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ये स्केलर होती है, बस आपने पढ़ लिया। आपके अंदर ये सारी चीजें डेवलप करना है आपको कि अगर ये डायगोनल है इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ये धीरे धीरे क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछना चाहिए। जब अपने आप से पूछोगे आंसर नहीं मिलेगा तो फिर आप मुझसे पूछिए, है ना। कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कॉल पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल लेक्चर के टाइम पे मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा, उसके अलावा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा 100%। आइए, तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे काउंटिंग करना सिखाता हूं। मान लीजिए ये 3x3 का मान क्या लीजिए है ही बेटा 3x3 का मैट्रिक्स है। अब यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपको काउंट करना है तो सिंपल सा तरीका है। आप देखिए कि डायगोनल एलिमेंट्स की काउंटिंग कैसे होती है। आप देखिए टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 9। 3x3 में 9 हो गए। डायगोनल में कितने आएंगे? 3x3 में 3, है ना। 3x3 के डायगोनल में कितने? 3। आप मेरे को बताओ कि अगर 2x2 हुआ, कोई भी मैट्रिक्स अगर 2x2 का हुआ, ये देखिए ये 2x2 का, तो A B ये डायगोनल है। तो यहां पे 2x2 में डायगोनल कितने आएंगे? 2 A और B। 2x2 में डायगोनल कितने आएंगे? 2। आप देखिए 4x4 में डायगोनल कितने आएंगे? ऐसे ही सोचिए, A 0 0 0 0 B 0 0 0 0 C 0 0 0 0 D। आप देखिए यहां पे डायगोनल में कितने आए? 4x4 में 4, 3x3 में 3, 2x2 में 2। ये आप ध्यान रखना। अब बस अगर आपको ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई, अब मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा वो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बताया आपको कि 2x2 का अगर कोई मैट्रिक्स है तो डायगोनल में कितने होंगे? 2 एलिमेंट। 3x3 का है, डायगोनल में कितने होंगे? 3। 4x4 का है, डायगोनल में 4। 5x5 का है, डायगोनल में 5। n×n का हुआ तो डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे? n। 100% कितने होंगे? n। आप ध्यान रखिएगा। फिर से आइए, अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। मिनिमम नंबर ऑफ zeros in diagonal matrix। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम कितने जीरो होंगे, है ना। हैविंग
ऑर्डर n क्रॉस n। ऑर्डर कितना है? n क्रॉस n। अब आप सोचिए कि मिनिमम जीरो चाहिए। मिनिमम मतलब कि कम से कम इतने जीरो तो होना ही चाहिए। तो कम से कम कितने? डायगोनल को छोड़ के सारे जीरो होना ही चाहिए, ये श्योर है। तो कम से कम कितने जीरो? डायगोनल को छोड़ के सारे जीरो, डायगोनल को छोड़ के सारे जीरो। मिनिमम पूछा है, मिनिमम पूछा है, मिनिमम डायगोनल को छोड़ के सारे जीरो होना जरूरी है। तो केवल आप टोटल में से डायगोनल हटा दो, मिनिमम जीरो आ जाएंगे। आप सोचो कि मिनिमम जीरो, तो डायगोनल में जब मिनिमम जीरो की बात आती है तो मैं डायगोनल पे जीरो के अलावा नंबर रख देता हूं, उसके अलावा सारे तो जीरो होना ही चाहिए। तो कहने का मतलब है कि टोटल में से डायगोनल वाले हटा दो। अब यहां पे 2 क्रॉस 2 हुआ, तो अगर मेरे को मिनिमम जीरो 2 क्रॉस 2 में चाहिए तो कितने आएंगे? 2 क्रॉस 2 टोटल एलिमेंट माइनस डायगोनल हटा दो। 4 क्रॉस 4 में चाहिए, 4 क्रॉस 4 माइनस 4। 3 क्रॉस 3 में चाहिए तो 3 क्रॉस 3 में से डायगोनल हटा दो। अब सोचिए n क्रॉस n में कितने आएंगे? तो n इंटू n माइनस n विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n। केवल आपको क्या करना है? केवल आपको क्या करना है? टोटल में से डायगोनल एलिमेंट्स हटाना है। इतने मिनिमम जीरो होना चाहिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में, जेई मेंस, एनडीए, आपके बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे बोर्ड में ये है नहीं, कोई नहीं पूछेगा, बट जेई मेंस और एनडीए या इसकी इक्विवेलेंट बिटसेट वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उसमें ये क्वेश्चन बनता है और बहुत इजी क्वेश्चन है। केवल आपको काउंटिंग का तरीका सीखना है। अब आप देखिए, मैं यहां पे पूछता हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n का मतलब वो n क्रॉस n, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए कि मेरे को यहां पे मैक्सिमम जीरो चाहिए, तो मैंने क्या बोला? डायगोनल के अलावा सारे जीरो, डायगोनल के अलावा सारे जीरो, सारे जीरो, और डायगोनल में कम से कम एक जीरो। तो डायगोनल में जैसे 3 है तो 3 में से मेरे को एक नॉन जीरो रखना है, बाकी 2 जीरो कर सकता हूं। तो इसका मतलब कि अल्टीमेटली मेरे को पूरी मैट्रिक्स में डायगोनल में एक नॉन जीरो रखना ही है। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 3 इंटू 3 माइनस 1। अगर आप यहां देखोगे तो टोटल एलिमेंट 2 इंटू 2, डायगोनल में मेरे को एक नॉन जीरो रखना ही रखना है, माइनस 1। यहां पे क्या होगा? 4 इंटू 4 माइनस 1। n क्रॉस n में कितना होगा? विल बी n इंटू n माइनस 1। कितना आएगा? n स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो हम काउंट करते हैं। ओके, तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो। 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 4 किसी के लिए भी, और n क्रॉस n के लिए हमने क्रिएट कर ही लिया। केवल कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ? काउंट करने वाला, कि डायगोनल कैसे काउंट करते हैं और डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स कैसे काउंट करते हैं। ओके, अब मैं आपको एक और काउंटिंग का तरीका सिखाऊंगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वाला। नोट, कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, अब देखो, मिनिमम नंबर ऑफ zeros in ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब कोई भी मैट्रिक्स, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, नो प्रॉब्लम। आपको ये बताना है कि अगर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए
आपको मैंने अभी काउंटिंग का तरीका सिखाया है, काउंटिंग का तरीका मैंने सिखाया है। आप सबसे पहले देखो कि मैं कोई भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेता हूं, लोअर अपर कुछ भी ले सकते हो। मैं अपर ट्रायंगुलर लेता हूं 2 4 3 0। आप देखो कि मिनिमम यहां 0 होना जरूरी है। फिर आप देखो 3 क्रॉस 3 का लेता हूं एक एग्जांपल, 2 3 4 5 6 7। आप देखो ये बन गया ट्रायंगल। इसके अलावा ये 3 0 होना जरूरी है। तो आप सोचो कि अल्टीमेटली मेरे को ये काउंटिंग करनी है, ये वाली। अब मैं कैसे करूंगा, आप समझना मेरी बात को ध्यान से। अल्टीमेटली मेरे को कौन सी काउंटिंग करनी है, ये वाली, ये काउंटिंग करनी है। आप देखो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। इस 2 क्रॉस 2 में डायगोनल एलिमेंट को मेरे को हटाना है। अगर मेरे को इसकी काउंटिंग करनी है तो मेरे को किसको हटाना है, 2 स्क्वायर, डायगोनल को हटाना है। तो 2 स्क्वायर माइनस 2 आ गया। जैसे ही मैंने डायगोनल हटाया, ये एलिमेंट बचे और ये एलिमेंट बचे। कौन कौन बचा, 0 और 4। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, केवल एक ही एक। मतलब टोटल में से मैंने डायगोनल हटा दिए तो कौन से बचे, ये और ये। और अगर आधा कर दिया तो केवल यही बचा, एक ही बचा, क्योंकि मेरे को काउंटिंग करना है। फिर से समझना कि टोटल में से मैंने डायगोनल एलिमेंट हटा दिए, तो डायगोनल के अलावा कौन से बचते हैं, डायगोनल के ऊपर वाले और डायगोनल के नीचे वाले। अब अगर मैं इसका आधा कर दूं तो, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम एलिमेंट होंगे, 2 क्रॉस 2 में देखो एक इधर एक इधर, 3 क्रॉस 3 में 3 इधर 3 इधर। तो इसलिए जैसे यहां पे 3 क्रॉस 3 है तो मैंने 3 क्रॉस 3 माइनस 3 किया, 3 क्रॉस 3 माइनस 3। तो मैंने इससे कौन से एलिमेंट हटा दिए, डायगोनल के हटा दिए। अब कौन से बचे, डायगोनल के ऊपर वाले और नीचे वाले। इसका मैं हाफ करता हूं तो कौन से बचे, नीचे वाले, इस तरह से। तो अब आप सोचिए कि अगर कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n का है, कितने क्रॉस कितने का है, n क्रॉस n का है। अब इसमें मैं डायगोनल वाले हटा दूंगा तो n क्रॉस n माइनस n, तो ये बचे और ये बचे। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो केवल मैंने किसको काउंट किया, इनको। मेरे को यही काउंट करना है ना, तो सीधी सी बात है n क्रॉस n माइनस n बाय 2। इस तरह से आप काउंट कर सकते हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विल बी n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। क्या होगा, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। इस तरह से आप काउंट कर सकते हो। ओके, तो इतने कम से कम जीरो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर आपसे एक मैं बेसिक क्वेश्चन पूछूं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैक्सिमम जीरो कितने होना चाहिए, तो अब आप सोचो कि मैक्सिमम जीरो, तो यहां पे सारे भी जीरो होंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे को अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर जो भी है उसमें इतने जीरो तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम। अब ज्यादा से ज्यादा सारे जीरो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, जो भी उसका ऑर्डर है, जो भी उसका ऑर्डर है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस will be equal to the order of triangular matrix, that is n cross n। तो मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, जो उसका ऑर्डर है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए ध्यान रखना है। ओके, हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। अब हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे हमने रियल नंबर पढ़ा, तो हम रियल नंबर का अलजेब्रा पूरा पढ़ते हैं कि उसमें एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है।
तो जहां भी रियल नंबर आता है आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट जब भी कोई नया टॉपिक आता है आपको उसका अलजेब्रा, मतलब उसमें किस तरह से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होता है, उसके क्या रूल्स होते हैं, वो हमको पढ़ना पड़ता है। और उसी के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब आप एक बात याद रखिएगा कि मैट्रिक्स में लेस देन और ग्रेटर देन का कंपैरिजन नहीं होता है, वो केवल रियल नंबर में होता है। जैसे मैं बोलता हूं 4 ग्रेटर देन 3, -3 ग्रेटर देन -4, बट मैट्रिक्स में ये लेस देन और ग्रेटर देन वाला कंपैरिजन होता ही नहीं है, केवल और केवल इक्वालिटी वाला कंपैरिजन होता है। और वो कैसे होता है वो मैं आपको सिखाता हूं। इफ A इक्वल्स टू Aij, ये एक मैट्रिक्स है Aij m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स है B एंड B इक्वल्स टू Bij P क्रॉस Q। ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? विल बी इक्वल इफ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेस देन और ग्रेटर देन का कंपैरिजन होता ही है, तो कौन सा होगा? इक्वालिटी वाला। मैट्रिक्स में केवल और केवल इक्वालिटी वाला कंपैरिजन होता है। यही बात मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताई थी कि वहां पे भी इक्वालिटी वाला ही कंपैरिजन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लेस और ग्रेटर का कंपैरिजन नहीं होता, ये आप याद रखिएगा। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? इफ देयर ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर सेम का मतलब क्या हो गया? m इक्वल्स टू p एंड n इक्वल्स टू q। m किसके इक्वल हो? p के, और n किसके इक्वल हो? q के। ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब aij इक्वल्स टू bij। इसके एलिमेंट्स में aij से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसके bij से, ये सेम होना चाहिए फॉर ऑल पेयर्स ऑफ i एंड j। i और j के सभी पेयर्स के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम। तो आप ये बात याद रखिएगा कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब ऑर्डर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। ओके, लेस देन ग्रेटर देन वाला कंपैरिजन मैट्रिक्स में नहीं होता है। फिर मैं मैट्रिक्स का अलजेब्रा क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि मैंने बेसिक जो मैट्रिक्स का बताया था, आपको बताया था कि मैट्रिक्स का यूज होता है डेटा को रिप्रेजेंट करना। हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट किया, अगर हम उसी फॉर्म में अगर उसमें चेंजेस कर पाए तो ये हमारे लिए इजी होगा। और चेंजेस करने के लिए हम ये सारा अलजेब्रा पढ़ रहे हैं कि आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि a इक्वल्स टू 2xy u और b मैट्रिक्स है a 2 3 4। अब यहां पे अगर हम बात करें कि if a इक्वल्स टू b, तो a इक्वल्स टू b में आप सबसे पहले देखिए ऑर्डर सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, तो a इक्वल टू b, तो ऑर्डर सेम, बिल्कुल सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम। तो अब आप देखिए 2xy u इक्वल्स टू a423, a423, ये देखिए। अब यहां पे जब मैं इक्वेट करूंगा तो क्या होगा बेटा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4 और u इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से ऑर्डर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, तो मैट्रिक्स 100% क्या होगी? इक्वल। अब इसके बाद हम देखेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने डेटा को रिप्रेजेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में किया, अब हम उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ही ऑपरेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको इसका अलजेब्रा के रूल्स पढ़ना पड़ेंगे। तो यहां हमने इक्वालिटी पढ़ा, अब हम आगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे।